हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि पियाजे की ही थ्योरी की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम करेंगे हाइंस डिलेमा, 3 लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग, 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, देन हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के पेपर में आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइंस डिलेमा है क्या। हाइंस डिलेमा एक्चुअली एक स्टोरी है जिसके बेसिस पे कोलबर्ग ने अपनी पूरी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई है। हाइंस डिलेमा में ये एक मैन है हाइंस, जिसका नाम है, और उसकी वाइफ को कैंसर है और उसकी वाइफ मरने वाली है। उसकी वाइफ के इलाज सिर्फ एक ही दवाई से हो सकता है जो केमिस्ट के पास अवेलेबल तो है, बट इधर प्रॉब्लम ये है कि हाइंस के पास उतने पैसे नहीं है कि वो दवाई को खरीद सके। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाता है पैसों की मदद मांगने, लेकिन वो लोग आधे ही पैसे दे पाते जितने की दवाई होती है। फिर वो केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो दवाई उसे हाफ पेमेंट पे दे दे और बाकी के आधे पैसे वो उसे बाद में रिटर्न कर देगा। बट जो केमिस्ट है वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो बिना पूरी पेमेंट के लिए उसे दवाई नहीं दे सकता। उसके बाद हाइंस रात को उसकी दुकान पे चोरी से जाके ताला तोड़ के उसकी दुकान में दवाई को चुरा ले आता है और अपनी वाइफ का इलाज करवा देते हैं। तो इस स्टोरी के बेसिस पे अलग अलग लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए कि क्या हाइंस ने ऐसा करके सही किया या गलत किया। अब कोलबर्ग का ध्यान इस चीज़ पे नहीं था कि लोगों ने उसके काम को सही बोला या गलत बोला है। उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि अगर लोग सही बोल रहे तो क्यों सही बोल रहे और अगर गलत बोल रहे तो क्यों गलत बोल रहे। और इसी के बेसिस पे उसने 3 लेवल बनाए मॉरल रीजनिंग के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेंगे पियाजे की भी थ्योरी से, क्योंकि जो कोलबर्ग था वो पियाजे से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। दोनों ही एक साइकोलॉजिस्ट थे और कोलबर्ग ने पियाजे की ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बेसिस पे अपनी मॉरल रीजनिंग की भी थ्योरी बनाई है। तो बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो किससे इन्फ्लुएंस है या किससे प्रभावित है, तो उसका आंसर आता है पियाजे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 उसकी थ्योरी का, जो है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल सबसे पहले अगर हम वर्ड का मतलब समझ लें तो हमारे लिए ये थ्योरी का लेवल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मली चलता आ रहा हो या फिर जो परंपरागत से रूप से चलता आ रहा हो। अब प्री कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल से नीचे, नॉर्मल से कम। तो इसमें जो दोनों ही स्टेजेस होगी वो उसमें आपको मोरालिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, नॉर्मल से भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले होती है स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें कोई भी बच्चा सिर्फ ये ध्यान में रख के काम करता है कि उसको पनिशमेंट ना मिले, उसके लिए वही काम मॉरल्स है जिसमें वो पनिशमेंट से बच जाए, और अगर कोई काम करने से उसको पनिशमेंट मिल रही है तो वो काम उसके लिए गलत है। तो यहाँ पे बच्चा किसी भी काम का सही है या गलत है ये डिसीजन इस बेसिस पे लेता है कि उसे पनिशमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो बच्चा सिर्फ पनिशमेंट को ही ध्यान में रख के मोरालिटी को डिसाइड करता है। एंड देन आती है स्टेज 2 जो होती है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अपना फ़ायदा देखता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कि कोई भी काम करने से उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उसे, उसको अपना गिफ्ट देखता है कि अगर ऐसा करूँगा मैं तो इससे मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। जैसे अगर टीचर बच्चों को बोलती है कि एग्ज़ाम्स में अगर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो आप सबको प्राइज़ मिलेगा, और अगर बच्चे इस लालच में आके अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो वो है स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन में। और यही अगर पनिशमेंट की बात करी जाए तो अगर टीचर बच्चों को ये बोलती है कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में चीटिंग करी तो आप सबको पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चे जड़ से पनिशमेंट नहीं करते, तो वह स्टेज 1 में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। तो इस लेवल को समझ के आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो स्टेज होती है अक्सर करके बच्चों में ही देखने को मिलती है कि बच्चे ही पनिशमेंट के डर से या गिफ्ट के लालच में कोई भी काम करते हैं। हालांकि ऐसा भी कई बार हो जाता है कि ये स्टेज बड़ों में भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेवल जो है लेवल 2 कन्वेंशनल। इसका मतलब होता है नॉर्मली जो चलता आ रहा है। इसमें जो आपको दोनों स्टेजेस मिलेगी देखने को वो बहुत ज़्यादा हर किसी में होती है।
स्टेज 3 है सोशल नॉर्म्स। इसमें बच्चा काम करता है मोरालिटी का सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि उसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो भी सोशल स्ट्रक्चर है जैसे फ्रेंड्स हो गए या फैमिली हो गई या फिर रिलेटिव्स हो गए, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर वो करेगा तो। मतलब इस स्टेज में आके बच्चा सबकी तारीफ लेना चाहता है कि हर कोई उसके बारे में अच्छा सोचे, कि उसकी तारीफ करे। इधर गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन आ जाती है कि बच्चा अपनी तारीफ चाहते हैं सबसे, कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहे, तो इसीलिए वो हर कोई काम अच्छा करता है ताकि उसको सोसाइटी की एक्सेप्टेंस मिले। तो ये स्टेज 3 सोशल नॉर्म्स। उसके बाद आती है स्टेज 4 जो है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। इधर इंसान काम करता है लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, बस वो ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है, इस चीज़ से बिना मतलब रखे कि इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। वो बस लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता है क्योंकि वो बने हुए हैं और बस उसको फॉलो करने हैं। इसके एग्जाम्पल से जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कितनी टाइम तक अनटचेबिलिटी, सती प्रथा जैसी चीज़ें चलती रही। क्यों? क्योंकि लोग ब्लाइंडली लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ जनरल लोगों को कोई वेलफेयर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो जो लेवल 2 कन्वेंशनल का स्टेज 4 होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी स्टेज 4 में ही रहते हैं, बस नियम को, कायदों को, लॉस को मानते रहते हैं और ये सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है लोगों पे। तो बहुत सारे लोग इस स्टेज तक ही लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। ये हाईएस्ट फॉर्म होती है मोरालिटी की। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम लोग ऐसे होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। यानी कि जो मॉरल डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्टेज है वो तभी अचीव हो सकती है जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हाईएस्ट स्टेज अचीव हो पाए। इसीलिए बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है ये स्टेज। इसमें स्टेज 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सब इंडिविजुअल्स और सब लोगों से मिलकर एक सोसाइटी बनती है, उसी तरह सोसाइटी का भी कर्तव्य है कि वो अपने सारे इंडिविजुअल, सारे लोगों का ध्यान रखे। अगर सोसाइटी में कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा नियम है जिसमें लोगों का नुकसान हो रहा है और फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी वेलफेयर नहीं हो रही, तो उस रूल को उसी टाइम रिप्लेस कर देना चाहिए, उसी टाइम हटा देना चाहिए ऐसे रूल को जिसमें मेजॉरिटी लोगों को जस्टिस ना मिल रही हो, मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा ना मिल रहा हो। तो इसमें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मोरालिटी को देखते हैं कि इस रूल से मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सबको इक्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। देन आती है स्टेज 6 जो कि हाईएस्ट है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें पूरी यूनिवर्स को कॉन्शियसनेस में ध्यान में रखते हुए कोई भी काम किया जाता है। इसमें किसी मेजॉरिटी या कुछ लोगों को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रखकर कोई भी काम किया जाता है कि इससे पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई मॉरल प्रिंसिपल या कोई रूल बन रहा है सोसाइटी में, तो वो इस व्यू से बनेगा कि उसमें सबका बेनिफिट हो, किसी एक या दो या कुछ लोगों का फ़ायदा ना हो। तो इसमें पूरी वर्ल्ड की, पूरी यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखा जाता है। इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कोलबर्ग की सारी स्टेजेस को। प्री कन्वेंशनल लेवल पहला लेवल होता है जिसमें 2 स्टेजेस होती है। पहली होती है पनिशमेंट अवॉइड करना और दूसरी होती है रिवॉर्ड के लिए काम करना, गिफ्ट के लिए, जो कि अक्सर करके बच्चों में ही होती है। देन कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस होती है। स्टेज 3 होती है गुड गर्ल एंड गुड बॉय एटीट्यूड, मतलब बच्चा अपनी तारीफ पाने के लिए, अपना अच्छा बने रहने के लिए कोई भी काम करता है। एंड स्टेज 4 होते हैं लॉयलिटी टू लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉज को फॉलो करने के लिए काम करते हैं। ये स्टेज अक्सर करके देखी जाती है, दोनों स्टेजेस, एडोलेसेंट्स में, टीनेजर में और एडल्ट्स में। हम देखते हैं कि अक्सर करके जो टीनेजर्स होते हैं वही इस व्यू में रहते हैं कि सब लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या हर कोई उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है वो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में कॉमनली पाई जाती है। देन आते पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिधर तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इसकी स्टेज 5 होती है जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब जस्टिस को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं। एंड स्टेज 6 होते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, मतलब पूरी यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है कोई भी रूल बनाने से पहले। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, मतलब किस किस बेसिस पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया।
पहला क्रिटिसिज्म है कि ये थ्योरी एंड्रोसेंट्रिक है। एंड्रोसेंट्रिक का मतलब होता है मैन पे फोकस्ड, मतलब इस थ्योरी पे पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मैन पे किया गया है, वुमेन के ऊपर इस थ्योरी का फोकस है ही नहीं। एक वुमेन ने अपनी बुक में यही बात लिखी कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसमें जितनी भी रिसर्च हुई है वो भी सिर्फ मैन पे ही हुई है, और जो थ्योरी है वो बनी भी सिर्फ मैन के बेसिस पे, औरतों को इस थ्योरी में कंसीडर किया ही नहीं है। तो ये थ्योरी पूरी की पूरी एंड्रोसेंट्रिक है। सेकंड आ गया क्रॉस कल्चरल जनरलाइजेबिलिटी, मतलब इस थ्योरी में अलग अलग कल्चर्स का ध्यान नहीं रखा गया, किसी भी कल्चर का ध्यान नहीं रखा गया, बस जो कोलबर्ग है उसने जनरल मोरालिटी के बेसिस पे ही थ्योरी बना दी, लेकिन हर कल्चर की अपनी अपनी मोरालिटी होती है, उस चीज़ को कोलबर्ग ने कंसीडर किया ही नहीं। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंट इन मॉरल जजमेंट्स, ये जो थ्योरी है ये इनकन्सिस्टेंट है अपनी मॉरल जजमेंट्स में, मतलब इसकी जो मोरालिटी की जजमेंट्स है वो पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं है, एप्लीकेबल या फिर ट्रू नहीं है। नेक्स्ट जो लास्ट क्रिटिसिज्म है बेस्ड ऑन रीजनिंग नॉट इंट्यूशन। इंट्यूशन होती है वो डिसीजंस जो हम अपने आप ले सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे, बिना किसी रीजनिंग के या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और यहाँ पे कोलबर्ग ने अपनी हर मॉरल वैल्यू के पीछे एक रीजनिंग दी है, और उसने जो नेचुरल फीलिंग्स के बेसिस पे अपने आप हम डिसीजंस ले पाते हैं उसको वैल्यू नहीं दी है। तो ये है क्रिटिसिज्म ऑफ हिज थ्योरी। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सीटेड क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट सो यू शुड बी ऑनेस्ट। अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम इसलिए ऑनेस्ट रहो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्राउड होंगे ऑनेस्ट रहने पे, तो यहाँ पे बच्चा कौन सी स्टेज पे, ऑब्वियसली वो स्टेज पे है कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में, कि वो सबकी नज़र में अच्छा बना रहना चाहता है, इसीलिए वो ऑनेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन? पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशन, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक ही मिस्टेक कर देते हैं, वो ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, ये सोच के कि प्री कन्वेंशनल लेवल में पनिशमेंट की बात की गई है कि पनिशमेंट बच्चे अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे एक स्टेज की बात नहीं करी गई, पूरे लेवल की बात करी गई है जिसमें दोनों स्टेजेस है, पहले पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और दूसरे पर्सनल डिजायर के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए कि उससे बच्चे को अपना क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे लेवल में अगर हम ए ऑप्शन देखें तो इसमें दोनों ही आ गए, पर्सनल नीड कि बच्चा पनिशमेंट अवॉइड करना चाहता है और डिजायर कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज में। तो इधर आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस? इसका आंसर है लेवल 1। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल में बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, इसका आंसर ऑप्शन बी, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज। कभी भी बच्चों में मॉरलिटी स्ट्रिक्ट रह के या रिजिड रह के नहीं डाली जा सकती, हमेशा उनसे डिस्कशन करके ही उनमें मॉरल वैल्यूज इनकलकेट की जा सकती है, और कोलबर्ग ने भी इसी बात पे फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? ही डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, he proposed a theory without any empirical basis, he proposed that moral reasoning is developmental, he did not account for cultural differences in moral reasoning of men and women। अब यहाँ पे ऑप्शन डी में दोनों ही बातें आ गई, पहला कि उसने मैन और वुमेन के बीच के डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया, दूसरा उसने कल्चरल डिफरेंस को नहीं लिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों ही रीजंस आ गए जो कि उसके क्रिटिसिज्म है उसकी थ्योरी के। नाउ आई होप कि आपको ये कोलबर्ग की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।